हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। तो स्टूडेंट, आज हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर की थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। ये हमारा डिस्क्लेमर है। तो स्टूडेंट, लास्ट 5 इयर्स में जो इस चैप्टर का जो वेटेज आया है जेई मेंस में, वो है 2.9%। और ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर पे बेस्ड लास्ट 5 इयर्स में जेई मेंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो इस चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं, और उसमें जो जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो यहाँ पे हैं, और कितने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं लास्ट 5 इयर्स में पूछे गए हैं इस चैप्टर पे बेस्ड, वो यहाँ पे आपको शो किया है। और हर एक टॉपिक का जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी यहाँ पे आपको शो कराया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर साल इसमें से अप्रॉक्स एक क्वेश्चंस जो है वो इस टॉपिक पे बेस्ड आता है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, फिर हम ये समझेंगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, फिर हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन ये हम समझेंगे, और फिर हम कुछ ग्राफ जो हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, तो ये एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें स्पेस कोऑर्डिनेट्स और टाइम कोऑर्डिनेट्स दोनों ही शामिल होते हैं, ताकि हम ये बता सकें कि किस समय पे कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी जो है वो कहाँ पर है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की पोजीशन को बताने के लिए कि किस टाइम पे कौन सी बॉडी किस पोजीशन में है, उसके लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करते हैं। तो सबसे कॉमन रेफरेंस फ्रेम जो हम लेते हैं वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर हम बोल सकते हैं कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जिसमें हम जो कोऑर्डिनेट्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं एक्स वाई जेड एंड टी। तो यानी कि इसमें अगर हम कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, तो उसमें हम जो पोजीशन जो है वो हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से डिफाइन करते हैं, और टाइम को हम टी से डिफाइन करते हैं। नाउ, अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये जनरली दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पे जो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि रेस्ट या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्या होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो रेस्ट में हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, ये न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन जो हैं, ये उनको होल्ड करता है। यानी कि ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम न्यूटन्स के लॉज जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब अब दूसरा है यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं? ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि एक्सिलरेटेड हों, यानी कि वो क्या हो, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन हो, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
तो अगर हम इसमें बोलें कि जैसे कि रोटेशनल मोशन जो होता है, यानी कि अगर कोई एक रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो एक एग्जांपल है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, क्योंकि जो रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो क्या होता है, वो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो इस वजह से ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल होगा। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो होल्ड नहीं होते हैं। मीन्स कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम न्यूटन्स के जो लॉज ऑफ मोशन है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट पे हों या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हों। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ होल्ड होते हैं, जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ होल्ड नहीं होते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन को अब हम समझेंगे। तो जब भी कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हो, यानी कि कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक वन डायमेंशनल मोशन है, यानी कि वो एक वन डायमेंशन में मूव कर रहा है। क्यों वन डायमेंशन में? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में एक एक जो स्ट्रेट लाइन होती है वो एक वन डायमेंशनल लाइन होती है। तो जो वन डायमेंशनल मोशन है तो उसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट वन डायमेंशन में, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो इस तरीके के मोशन के दौरान क्या होगा कि वो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पाथ पर एक डेफिनेट पोजीशन जो है वो ऑक्युपाई करेगा। मींस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में क्या होगा, यानी कि हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो ऑब्जेक्ट या फिर जो पॉइंट ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, वो एक पोजीशन हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में एक पोजीशन क्या करेगा, वो ऑक्युपाई करेगा। तो इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग टर्म्स का यूज हम करते हैं। तो अब हम अपकमिंग स्लाइड्स में वो टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम यूज करते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें से सबसे पहला जो है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस वो टोटल लेंथ है जो एक पार्टिकल जो है वो किसी गिवन टाइम इंटरवल में ट्रेवल करता है। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस जो है वो टोटल लेंथ है, यानी कि टोटल जो पाथ जो उसने ट्रेवल की है, किसी ऑब्जेक्ट ने एक गिवन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जितनी टोटल पाथ वो ट्रेवल कर रहा है, यानी कि जितने टोटल लेंथ है उस पाथ की, वही क्या है, डिस्टेंस होता है। अब डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो है मीटर, यानी कि डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो, सपोज करो कोई कोई ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है, ओके। तो ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी एक इनिशियल पोजीशन होगी और एक जहाँ पे वो पहुंचा वो उसकी एक फाइनल पोजीशन होगी। तो इस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, उस मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक मूविंग ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर होती है।
तो डिस्टेंस क्या है? ये टोटल लेंथ होती है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको ये फिगर दिखाया गया है, तो ये क्या है? इस फिगर में अगर हम देखें कि यहाँ पे एक 2 पॉइंट हैं ए और बी, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ को मूव कर रहा है और इस ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है r1 वेक्टर और इस बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है r2 वेक्टर। तो जब ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ को मूव कर रहा है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो वो ये पाथ ले रहा है, यानी कि ये जो पाथ है इस पाथ से वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ को जा रहा है। तो ये जो टोटल पाथ है, ये हमारी क्या होगी? डिस्टेंस, यानी कि जो एक्चुअल पाथ जो उसने ऑब्जेक्ट ने कवर की है वही हमारा क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो ये इसकी डिस्टेंस है। और ए और बी की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ए और बी के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? एक स्ट्रेट लाइन से उसको ज्वाइन कर देंगे। दोनों इनिशियल और फाइनल पॉइंट को हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, तो वही क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है और उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इस फिगर में ये डिस्टेंस है और ये जो है ए टू बी ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इस फिगर से अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है मैथमेटिकली, तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, यानी कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन के जो पोजीशन वेक्टर हैं उनका डिफरेंस से हम क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट जो है, किसी भी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो सकता है? वो ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव कैसे हो सकती है? कि अगर उसका डायरेक्शन को हम चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव हो जाएगा। बल्कि लेकिन क्या कहते हैं, डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड होने की वजह से वो हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है। अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक सिंगल वैल्यूड रहती है, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक सिंगल वैल्यूड क्वांटिटी है। कैसे? जैसे आप ए और बी के बीच के जो इसके बीच का जो आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो ये सिर्फ यही मतलब एक स्ट्रेट लाइन से आप इसको ज्वाइन करोगे और और कोई इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, बस एक यही सिंगल वैल्यू इसकी पॉसिबल हो सकती है। तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिंगल वैल्यूड रहता है। लेकिन जो डिस्टेंस है वो जो है वो मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं इसकी, यानी कि डिस्टेंस की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं। कैसे? वो ये डिस्टेंस भी हो सकती है और वो किसी और पाथ से भी ए से बी तक जा सकता है और भी कोई पाथ वो फॉलो कर सकता है, यानी कि ए से बी जाने में वो बहुत से पाथ को जो है वो फॉलो कर सकता है, यानी कि ये मल्टी वैल्यूज डिस्टेंस जो है वो मल्टीपल वैल्यूज ले सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो पॉइंट के बीच हमेशा एक ही वैल्यू रहेगा और वो फिक्स रहती है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकती है और डिस्टेंस से छोटी हो सकती है, बट कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती है। तो आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से क्या है? छोटी है, क्योंकि ये जो पाथ लेंथ जो निकल के आएगी ये हमेशा इस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही निकल के आएगी। और डिस्टेंस के तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से छोटा है। अब डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस के इक्वल कब हो सकता है? जब एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट ए से बी से स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहा है तो उस टाइम पे जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा।
तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से छोटा हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है कभी भी डिस्प्लेसमेंट से बड़ा नहीं हो सकता। अब हम यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन होता है। यानी कि एक्चुअल में अगर आप स्पीड को डिफाइन करोगे तो वो होता है कि 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है या फिर यूनिट टाइम में जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वही क्या है, आपकी स्पीड होती है। और अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो स्पीड जो है वो होती है स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और स्पीड जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होती है। अब हम डिफाइन करेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होती है। तो एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय कि उसने जितना टाइम लिया है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जो कि है इस टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए जितना टाइम लिया गया है वही है डेल्टा टी। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया है। अब सपोज मान लो कि ए से बी यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए वो अलग अलग रास्तों को फॉलो कर रहा है। तो वहां पे जो एवरेज स्पीड होगी यानी कि अलग अलग पाथ से अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो सपोज वहां पे जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और जितना टाइम उसने लिया है। नाउ अब हम इसको सपोज करो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जो कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है अलग अलग स्पीड से। ओके, सपोज आपके पास एक बॉडी है ए और बी। ओके, सपोज आपके पास एक बॉडी है वो दो पॉइंट के बीच में मूव कर रही है, सपोज ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है। तो जब वो ए से बी में जा रही है तो वो v1 स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, अब जब वो बी से ए में आ रही है तो वो v2 स्पीड से मूव कर रही है। यानी कि ए से बी में जाने में और बी से ए में जाने में स्पीड जो है वो डिफरेंट है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। ए से बी में जाने में वो सेम पाथ से जाएगी और बी से ए में आने में सेम डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो उस केस में जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, वो दोनों स्पीड के हार्मोनिक मीन के इक्वल होगी। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड निकल के आएगी वो उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय v इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है वो इन v1 और v2 के हार्मोनिक मीन के इक्वल होगा। अब हम दूसरा केस लेते हैं। अब मान लो कि जो बॉडी है वो इक्वल टाइम में स्पीड v1 और v2, उनकी जो स्पीड है वो है v1 और v2। मीन्स कि अब जो है डिस्टेंस डिफरेंट है, यानी कि अब जो है सपोज ए से बी में वो अलग अलग पाथ से जा रहे हैं। ठीक है, सपोज उसने एक पाथ को फॉलो किया, उसकी स्पीड v1 थी लेकिन जो टाइम है वो t1 है। अब जब वो दूसरे पाथ को ले रही है, दूसरे पाथ में अब जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है बट वेलोसिटी है v2, स्पीड है उसकी v2 और जो अब वो टाइम ले रहा है वो सेम है जो उसने फर्स्ट पाथ में लिया था, यानी कि यहाँ पे भी t1 है। ठीक है, पाथ डिफरेंट है यानी कि उनका डिस्टेंस जो ले रहे हैं वो डिफरेंट है बट जो टाइम है वो सेम है।
और एक पाथ से वो v1 स्पीड से मूव कर रही है और दूसरे पाथ से वो v2 स्पीड से मूव कर रही है। तो अब जो उनका एवरेज स्पीड निकल के आएगी वो अरिथमेटिक मीन होगी दोनों स्पीड का। तो यहाँ से v एवरेज जो निकल के आएगा वो होगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग केसेस हमने लिए। पहले केस में हमने देखा जब जब डिस्टेंस इक्वल है तो उस केस में हम क्या लेते हैं, हार्मोनिक मीन लेते हैं, और जब टाइम इक्वल है उस केस में हम अरिथमेटिक मीन लेते हैं दोनों स्पीड्स का। अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि यूनिट टाइम इंटरवल में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, यूनिट टाइम इंटरवल में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वही क्या होता है, वेलोसिटी, यानी कि वही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। तो वेलोसिटी क्या है, ये रेशियो है डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम टेकन का। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जबकि वेलोसिटी होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप यहाँ पे देखोगे जो स्पीड है वो डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड कर रही है, जो दोनों ही क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है। दैट मीन्स कि स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। बट वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस वजह से वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। नाउ अब हम डिफाइन करेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब सपोज करो कि एक पार्टिकल जो है वो, सपोज करो t1 टाइम पे वो x1 पोजीशन में है। सपोज एक पार्टिकल है वो t1 टाइम पे x1 पोजीशन में है और t2 टाइम पे वो x2 पोजीशन में है। ठीक है, तो वो कहाँ से x1 से x2 जा रहा है कोई भी एक पार्टिकल, और टाइम t1 से t2। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन क्या है, x2, और इनिशियल पोजीशन क्या है, x1। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हो जाएगा x2 माइनस x1। और टोटल टाइम कितना होगा, जो उस डिस्प्लेसमेंट के दौरान उसने जो टाइम लिया होगा वो होगा t2 माइनस t1। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आएगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, और वो इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम किससे, हम इसको ये x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1 क्या है, ये डिफरेंस है, और उसको हम किससे डिफाइन करते हैं, डेल्टा से। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा t। तो डेल्टा x का क्या मतलब है कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस, डेल्टा t का मतलब है फाइनल और इनिशियल टाइम का डिफरेंस। अब किसी भी मूविंग बॉडी के लिए जो स्पीड है वो कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी है उसके पास डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस वजह से डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। क्यों? क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इस वजह से स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी और वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है। नाउ अब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, ये इसको हम समझ सकते हैं कि एवरेज स्पीड में हम एक डेफिनिट टाइम इंटरवल लेते हैं।
अब जब अगर आप उस टाइम इंटरवल को 0 की तरफ को टेंड करोगे, मीन्स कि उस टाइम इंटरवल को आप कम करते आप एकदम 0 तक ले आए। 0 तक लेके आने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम की बात कर रहे हो आप, ठीक है? आपके पास एक गिवन टाइम इंटरवल है, ठीक है? तो एवरेज स्पीड हम निकालते हैं गिवन टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है? एक इंटरवल के लिए हम निकालते हैं, यानी कि सपोज़ t इक्वल्स टू 1 से लेके t इक्वल्स टू 2 तक के लिए हम वो निकाल रहे हैं। बट अगर आपको एक इंस्टेंट पे निकालना है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, उस इंटरवल को छोटा करोगे और छोटा करते-करते इतना छोटा आपको करना है कि वो कहाँ तक टेंड्स टू 0 हो जाए, ठीक है? यानी कि जो टाइम का जो डिफरेंस है वो टेंड्स टू 0 हो जाए। अगर टेंड्स टू 0 का मतलब हो जाए कि वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आए। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एवरेज स्पीड के एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, उस पे अगर हम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दें, तो वहाँ पे जो स्पीड निकल के आएगी, उस स्पीड को हम बोलेंगे इंस्टैन्टेनियस स्पीड। तो इंस्टैन्टेनियस स्पीड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड की वैल्यू है, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो एवरेज स्पीड है उसको हम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 की लिमिट में पुट करेंगे। तो यहाँ से इंस्टैन्टेनियस स्पीड का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो होगा v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा s डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो डेल्टा s डिवाइडेड बाय डेल्टा t जो है ये क्या है, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t जो है ये क्या है, ये है एवरेज स्पीड। और इस एवरेज स्पीड में अगर हम ये लिमिट पुट कर दें कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी कि इस टाइम इंटरवल को हम इतना छोटा कर दें कि ये एक पर्टिकुलर एक पॉइंट की बात करें, तो उस केस में जो स्पीड निकल के आएगी वही होगी इंस्टैन्टेनियस स्पीड। तो इंस्टैन्टेनियस स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, और ये इसको हम लिख सकते हैं इंस्टैन्टेनियस स्पीड इज इक्वल टू ds अपॉन dt। यानी कि ये बहुत छोटे टाइम की, मतलब एक इंस्टेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इंस्टैन्टेनियस स्पीड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा ds बाई dt। अब उसी तरीके से अगर हम इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी की बात करें, तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी में हम क्या करेंगे, जो हमारा एवरेज वेलोसिटी थी, तो उस एवरेज वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, उसके जो टाइम इंटरवल था उसको हम क्या डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर देंगे। तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या थी, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन था। तो अगर इस टाइम इंटरवल को अगर हम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दें, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t, एंड दैट इज इक्वल टू dx बाई dt। तो इंस्टैन्टेनियस स्पीड में यहाँ पे ds बाई dt है, यानी कि s जो है वो है डिस्टेंस, और यहाँ पे है dx बाई dt, यहाँ पे है ये डिस्प्लेसमेंट। अब इंस्टैन्टेनियस स्पीड या फिर इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी को हम कैसे इसको हम ग्राफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर x वर्सेस t का ग्राफ है, तो x वर्सेस t के ग्राफ में जो स्लोप आएगा, ठीक है, तो स्लोप जो होगा वही क्या होगी, एक पर्टिकुलर टाइम पे, सपोज x वर्सेस t का आपने कोई ग्राफ है, उस पे एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने उसका स्लोप निकाला, तो जो स्लोप निकल के आएगा एक पर्टिकुलर टाइम पे वही क्या होगा, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो v इज इक्वल्स टू है dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt यानी कि x अपॉन t का जो कर्व होगा, ठीक है, इसका जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी देगा, और s अपॉन t का जो कर्व होगा उसका जो स्लोप होगा वो इंस्टैन्टेनियस स्पीड देगा, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब हम पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। मतलब कि वो जो है
अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ये मैटर नहीं करता कि वो टाइम इंटरवल कितना भी छोटा हो सकता है। तो अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, दैट मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट जो है उस टाइम पे जो मोशन जो होगा उस ऑब्जेक्ट का, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको आप एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हो कि सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है जो 2 सेकंड में, जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहा है तो 2 सेकंड में वो टोटल डिस्टेंस जो है सपोज 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है। फिर उसके बाद सपोज ए से बी में जो टाइम ले रहा है वो 2 सेकंड का ले रहा है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो 5 मीटर है। अब बी से सी में जाने में, यानी कि टाइम इंटरवल जो है वो है 2 सेकंड, और अभी भी जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। फिर सी से डी में जाने में टाइम इंटरवल है 2 सेकंड, और जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया अभी भी है 5 मीटर। यानी कि आप देखोगे ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में, हर एक पॉइंट में आप देखोगे कि टाइम इंटरवल सेम टाइम ले रहा है और सेम ही डिस्टेंस यानी कि इक्वल डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। तो दैट मीन्स कि उसका जो मोशन है वो कैसा है, एक यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन जहाँ पे आ जाएगा तो इसका मतलब है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात हम तब करेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, यानी कि टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है लेकिन डिस्टेंस क्या है वो इक्वल है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल है लेकिन टाइम इंटरवल सेम है, यानी कि सेम टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस या फिर इक्वल डिस्टेंस में अनइक्वल टाइम इंटरवल। तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी। तो सिंपली यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर हमने सारी स्पीड और वेलोसिटीज पढ़ी। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जिस रेट से वेलोसिटी चेंज होती है वही होता है उसका, उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में, यानी कि यूनिट टाइम में जितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी, उसी को हम बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है, कोई भी बॉडी एक्सेलरेट कब होगी, जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उस समय उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। बट अगर कोई वेलोसिटी में चेंज है, ठीक है, जब कोई मोशन, कोई बॉडी जो है मोशन में है, अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि वो एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वही होता है उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स कि इसके पास डायरेक्शन होगा तो पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स कि जो वेलोसिटी में जो चेंज होगा, वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रही होगी। जब वेलोसिटी जो है वो अगर इंक्रीज करती है, धीरे धीरे इंक्रीज करती है, तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होता है। और एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो होता है।
अब एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है? जब बॉडी की जो वेलोसिटी है वो धीरे-धीरे डिक्रीज़ हो रही हो, ठीक है? जब धीरे-धीरे वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव होता है और उसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ठीक है? जब वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है, एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होता है और उसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। अब एवरेज और इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? अब सपोज़ करो कि कोई भी एक पार्टिकल है, तो किसी भी एक इंस्टेंट पे t टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है और t2 टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी है वो v2 है। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? दोनों इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है? तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? v2 माइनस v1, दैट मीन्स कि दोनों ही जो वेलोसिटी है t1 और t2 टाइम पे उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, ठीक है? तो यहाँ पे जो टाइम है वो t1 है, यानी कि t1 पे कितनी वेलोसिटी है? v1 है और t2 पे कितनी? v2 है। तो एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 और इस डिफरेंस को हम किससे दिखाते हैं? डेल्टा से दिखाते हैं। सो डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। अब हम बात करेंगे इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन की। इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन भी हम वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे हम इंस्टैन्टेनियस स्पीड, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करते थे। कैसे करते थे? कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है उसके टाइम इंटरवल को हम क्या करते थे? टेंस टू जीरो की तरफ को लेके जाते थे, यानी कि हम उसके टाइम इंटरवल को डिक्रीज करते 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 एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे लेके आते थे। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन होगा उसी को हम क्या बोल देंगे? इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। तो ए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जो कि है एवरेज एक्सेलरेशन। उसमें हम डेल्टा टी को अगर हम टेंस टू जीरो कर दें तो ये निकल के आएगा इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो ऐसा मोशन जिसमें जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो, यानी कि हर एक हर एक टाइम में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो। ओके, वेलोसिटी कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो क्या हो? वो चेंज कांस्टेंट है। अगर पूरे एक मोशन के दौरान चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे कि वो मोशन क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। तो अभी इससे पहले हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ठीक है? बट अगर हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की तो उस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम बोलेंगे कि वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें तो मान लो कि सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि 1 मिनट में जो उसकी स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है?
तो सपोज वो 1 मिनट में 10 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। फिर उसके अगले 1 मिनट में उसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर पर आवर हो गई। फिर उसके अगले 1 मिनट में क्या हो गई, वो 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर हो गई। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हर 1 मिनट में जो स्पीड है वो पहले क्या हुई, 10 से 20, देन 20 से 30, देन 30 से 40। तो अब यहाँ पे जो डिफरेंस है आप देखोगे हर 1 मिनट में जो डिफरेंस है वो कितना है, वो है 10 किलोमीटर पर आवर का जो है वो डिफरेंस है। यानी कि स्पीड का जो डिफरेंस है, यानी कि वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो हर अभी जो हमने एग्जांपल देखा उसमें क्या देखा कि हर एक टाइम इंटरवल में, यानी कि 1 मिनट का जो टाइम इंटरवल था उसमें जो स्पीड थी वो क्या थी, वो सेम थी। यानी कि स्पीड का जो चेंज था वो सेम था। ठीक है, स्पीड तो चेंज हो रही थी, यानी कि स्पीड इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, 10 से 20 हो रही थी, तो टाइम स्पीड का जो डिफरेंस था वो कितना है, 10 है यहाँ पे। फिर उसके बाद 20 से 30 डिफरेंस कितना, 10 है। फिर 30 से 40 डिफरेंस कितना, अभी भी 10 है। यानी कि जो स्पीड का जो वेलोसिटी का जो चेंज है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। तो ये जो एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कुछ इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं। यानी कि मोशन मतलब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन या फिर टाइम, ये इनकी कैलकुलेशन के लिए हमारे पास कुछ इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं। बट ये इक्वेशन ऑफ मोशंस हम कब अप्लाई करते हैं, जब मोशन जो हो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो। तो यहाँ पे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। तो पहली है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे v है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a जो है वो है एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम। तो दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे s है वो है टोटल डिस्टेंस और वी कैन से टोटल डिस्प्लेसमेंट, u जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम एंड a इज एक्सेलरेशन। फिर है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड s इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीनों ही क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। अब हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे कब, जब अंडर ग्रेविटी, यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या हो जाएंगी, वो अब यहाँ पे हम देखेंगे। तो सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ग्रेविटी जो मोशन है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई मोशन हो रहा है, उस केस में जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा। अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएंगी वो हो जाएंगी v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। ठीक है, इसी इक्वेशन में हम एक्सेलरेशन की जगह क्या रख देंगे, माइनस जी। माइनस जी क्यों क्यों रखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि मोशन जो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है। ओके, यानी कि मोशन जो है वो ग्रेविटी के अगर अगेंस्ट हो रहा है तो उस केस में हम यहाँ पे रखेंगे माइनस ऑफ जी। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u माइनस जी टी। वैसे ही h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, s की जगह h आ जाएगा, यानी कि हम हाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेविटी की अगर हम बात कर रहे हैं, ग्रेविटी को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम नीचे से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, नीचे से ऊपर यानी कि एक हाइट में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उस केस में जो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी u माइनस जी टी। h इज इक्वल्स टू हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh। यानी कि s जो है वो h से रिप्लेस हो जाएगा और a जो है वो माइनस g से रिप्लेस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे
elementary concept of differentiation and integration for describing the motion. तो इसके लिए आप सबसे पहले ये कंसीडर करो कि एक पार्टिकल है और किसी समय t पर वो जो है एक पोजीशन पे है, पॉइंट P पे है, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। यानी कि एक बॉडी है या फिर कोई एक पार्टिकल है, वो t इंस्टेंट पे पोजीशन P में है, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। तो वो पार्टिकल जो है, सपोज कि अगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, यानी कि अगर वो मोशन में है, ठीक है, अगर पार्टिकल जो है वो मोशन में है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो उसका वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट होगा, वो कैसे क्या हो जाएगा, वी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पे एक्स क्या है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और अगर वो पार्टिकल जो है मोशन में है, तो अगर हमें उसका वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वो हो जाएगी वी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। और अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है एक्स एक्सिस के अलोंग, वो हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू डी वी एक्स बाई डी टी। और इसी तरीके से अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है उसकी वाई एक्सिस के अलोंग, तो वो हो जाएगी तो फॉर्मूला होगा वी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। और इसी तरीके से अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है वाई एक्सिस के अलोंग, तो वो हो जाएगा ए वाई इज इक्वल्स टू डी वी वाई बाई डी टी। और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है, अगर हम वी वाई की जगह डी वाई बाई डी टी ये रखें, तो एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला हो जाएगा ए वाई इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। यानी कि वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करके, और एक्सेलरेशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके। बट अगर आपके पास पोजीशन है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपके पास पोजीशन है, उससे हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करते हैं पोजीशन का। तो इसी तरीके से z एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी हो जाएगी, वो होगी वी जेड इज इक्वल्स टू डी जेड बाई डी टी। और एक्सेलरेशन जो होगा z एक्सिस के अलोंग, वो हो जाएगा ए जेड इक्वल्स टू डी वी जेड बाई डी टी। तो अगर हम कहें किसी एक्सीलरेटिंग बॉडी जिसका एक्सीलरेशन, कोई एक एक्सीलरेटिंग बॉडी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम बात करें कि वो जो बॉडी है वो क्या कर रही है, एक्सीलरेट कर रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो उस टाइम पे जो पोजीशन, ठीक है, अगर हमें पोजीशन फाइंड आउट करना है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वी एक्स टी टी। और अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन डी वी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ए एक्स डी टी। इसी तरीके से हमें वी वाई निकालना है, यानी कि हमें वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, या फिर वाई पोजीशन फाइंड आउट करनी है, और हमें ए वाई यानी कि एक्सेलरेशन गिवन है, ठीक है, जो कि क्या है, वेरिएबल है। यानी कि हमें एक्सेलरेशन गिवन है वाई एक्सिस के अलोंग, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वाई इज इक्वल्स टू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन वी वाई डी टी। और वी वाई फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे इंटीग्रेशन डी वी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए वाई डी टी। और वैसे ही अगर हमें एक्सेलरेशन पता है z एक्सिस के अलोंग, तो z पोजीशन और वी जेड फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा z इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वी जेड डी टी। और वी जेड फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन डी वी जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए जेड डी टी। अब डिस्टेंस ट्रेवल अगर हमें निकालना है, कोई भी एक पार्टिकल का कितने उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो अगर हमें निकालना है, तो उसके लिए डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वी डी टी। यहाँ पे जो v है यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड होता है। तो डिस्टेंस के लिए हम किसको इंटीग्रेट करते हैं, स्पीड को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी तरीके से अगर हम
एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना है, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम किसको इंटीग्रेट करेंगे? वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे। ओके, सो एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वी एक्स डी टी। ओके, तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। उसी तरीके से वेलोसिटी से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो उसी तरीके से अगर हमें y कंपोनेंट फाइंड आउट करना डिस्प्लेसमेंट का, तो वो हो जाएगा डेल्टा y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी बाई डी टी। और z कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा z इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन वी जेड डी टी। अब हम यहाँ पे जो है ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। तो जब भी कोई एक पार्टिकल मूव करता है, तो उसकी जो मोशन है वो समझने के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये क्या होता है? टाइम के साथ साथ चेंज होते हैं। तो इन्हीं पैरामीटर्स को हम ग्राफ पर हम इनको दिखा सकते हैं, और हम इनसे दूसरे पैरामीटर्स हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, वो क्या किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है। ओके, तो किसी एक इंस्टेंट पे जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है। अब जो सेकंड पॉइंट है वो उसमें ये है कि आपके पास क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो उसका जो स्लोप है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, वो हमें क्या देता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट। यानी कि आपके पास, इसको विजुलाइज करो कि आपके पास क्या है? एक पोजीशन टाइम ग्राफ है। ओके, तो आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट उसमें लेना है। उस कर्व पे क्या लो? आप एक पर्टिकुलर पॉइंट लो, उस पॉइंट पे यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम पे एक स्लोप बनाओ। तो उस स्लोप, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो स्लोप की वैल्यू आएगी, वही क्या होगा? उस उस पूरे मोशन का मतलब वो उस पर्टिकुलर टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पोजीशन टाइम ग्राफ में, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोजीशन की वैल्यू होती है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देती है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो कभी भी शार्प टर्न नहीं ले सकता। अब हम डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ की। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा है कि ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, यहाँ पे क्या है? इस पोजीशन टाइम ग्राफ में आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है वो क्या शो कर रही है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या है कि पोजीशन जो है वो कांस्टेंट है। आप देख सकते हो कि इस t इक्वल्स टू 0 में भी पोजीशन ये है। अब जैसे जैसे हम टाइम को बढ़ा रहे हैं, पोजीशन की वैल्यू एकदम सेम है। ओके, दैट मीन्स कि टाइम को इंक्रीज करने पर, यानी कि टाइम हम बढ़ाने पर भी क्या है? पोजीशन सेम है। ठीक है, अगर आप देखो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो t इक्वल्स टू 0 पर भी उसी पोजीशन में है। आप उसको 5 मिनट बाद देखो तो भी उसी पोजीशन में है। आप उसको 10 मिनट बाद देखो तो भी उसी पोजीशन में है। और आप उसको 20 मिनट बाद देख रहे हो तो भी उसी पोजीशन में है। तो दैट मीन्स कि क्या है कि वो रेस्ट पे है। ठीक है, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर आपको एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो दैट मीन्स कि वो क्या है? वो क्या शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। ठीक है,
अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस पोजीशन टाइम ग्राफ में हमने बोला था कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो वेलोसिटी देता है। अब आप इस कर्व का स्लोप निकालोगे तो आप देखोगे कि जो स्लोप है वो क्या है? 0 है। तो इस कर्व का स्लोप 0 है, दैट मीन्स कि वेलोसिटी क्या है? 0 है। अब जब ऑब्जेक्ट मोशन में ही नहीं है, वो रेस्ट पे है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन का स्लोप कर्व। तो यहाँ पे ये जो कर्व शो हो रहा है एस टी का, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? तो जब एस टी कर्व जो है या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ जो है, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो दैट मीन्स कि वो मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या मतलब? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि वहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है। और वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं एसटी कर्व से? उसके स्लोप से, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे हर एक पॉइंट पे इसका स्लोप देखोगे, ठीक है? टी टाइम पे किसी भी टाइम पे अगर आप स्लोप देखोगे तो वो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। सो स्लोप कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0 होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपको दिखती है इस टाइम एक्सिस के पैरेलल, दैट मीन्स कि वो क्या है? रेस्ट पे है। और अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखती है, दैट मीन्स कि ये क्या है? एक यूनिफॉर्म मोशन को दिखा रहा है। तो इस लाइन की जो इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या आएगी? S इज इक्वल्स टू वी टी से, जहाँ पे v क्या है? ये वेलोसिटी है जो कि एक वो उसका स्लोप है। अगर आप इस इक्वेशन को लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो क्या होता है? y इक्वल्स टू एम एक्स होता है, ठीक है? y क्या है? यहाँ पे s है, x क्या है? t है, और m क्या होता है? स्लोप होता है जो कि यहाँ पे क्या है? v है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का कर्व किस तरीके से होता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है? ये एस टी का कर्व है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एट टी इज इक्वल्स टू 0 पे जब टाइम 0 है तो एस भी कितना है? 0 है, ठीक है? यानी कि टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 पे एस भी कितना है? 0 है। और वेलोसिटी भी यहाँ पे क्या होगी? 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी? 0 होगी। क्यों? क्योंकि टी इज इक्वल्स टू 0 पे अगर आप इस इक्वेशन पे रखोगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s 0 है, t 0 है, तो u भी क्या आएगा? 0 आएगा। और आप यहाँ पे देखोगे कि इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो भी क्या होगा? 0 होगा। अब जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ को बढ़ते हो, जैसे 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 टाइम बढ़ता रहता है उस तरीके से डिस्टेंस भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ठीक है? अब ये जो है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी में क्या होगा? वेलोसिटी जो होगी वो चेंज होगी, ठीक है? तो और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम एस और टी कर्व में से? उसके स्लोप से। तो अब अगर आप यहाँ पे हर एक पॉइंट पे जो स्लोप निकालोगे तो वो क्या देगा हमें? इस कर्व वो हमें क्या देगा? उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी देगा, ठीक है? तो अगर हम s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें अगर हम v u इज इक्वल्स टू 0 रखो, ठीक है? u इज इक्वल्स टू 0 क्यों होगा? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर u इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो जो आपकी इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी s इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये जो इक्वेशन है इसको आप कंपेयर कर सकते हो y इज इक्वल्स टू ए y इज इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर से, ठीक है? तो यहाँ पे y क्या है? s है, और x x क्या है यहाँ पे? ये t है, ठीक है? तो ये जो y इज इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर इस तरह की जो इक्वेशन है ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो यहाँ पे s इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर का जो कर्व होगा वो इस तरीके से पैराबोला होगा।
तो अब अगर हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, जब इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 नहीं है, ठीक है? यानी कि इनिशियल यहाँ पे वेलोसिटी जो थी वो 0 थी एट x इज़ इक्वल्स टू 0 एंड t इज़ इक्वल्स टू 0। बट अगर हम जब से जब हम टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी जो है वो 0 नहीं है, ओके? तो जैसे-जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे-वैसे क्या है, s और t का ग्राफ जो है वो ग्रेजुअली क्या कर रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे जो जैसे-जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं वैसे-वैसे st ग्राफ का जो स्लोप है वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इस ग्राफ का जो स्लोप है वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। यानी कि आप हर जगह पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि उसका जो स्लोप है टेंजेंट भी क्या हो रहा है, वो स्लोप जो है वो बढ़ रहा है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन की, ठीक है? तो अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि रिटार्डेड मोशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है। रिटार्डेड मोशन का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे-धीरे उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है और डिक्रीज़ होते-होते एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रुक जाएगा। दैट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है? तो आप यहाँ पे इस कर्व को देख सकते हो, ये एसटी कर्व है, ठीक है? तो इनिशियली जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है, यानी कि t इज़ इक्वल्स टू टी नॉट पे, यानी कि इनिशियली ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो ये है, ठीक है? अब जैसे-जैसे क्या कर रहे हैं, टाइम को बढ़ा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है कि धीरे-धीरे क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है। दैट मीन्स कि उसकी जो वेलोसिटी है, आप देख सकते हो यहाँ पे, उसकी धीरे-धीरे जो वेलोसिटी है, जैसे t इज़ इक्वल्स टू 0 पे इनिशियली आप देख सकते हो t इज़ इक्वल्स टू 0 पे क्या, अब यहाँ पे क्या होगा, धीरे-धीरे जो इसका जो कर्व आप देखोगे, ये क्या होगा यहाँ पे, s और v, यानी कि उसकी जो डिस्टेंस है वो धीरे-धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ओके? धीरे-धीरे क्या हो रही है, ये डिक्रीज़ हो रही है और क्या कहते हैं, उसकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, वो भी धीरे-धीरे क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो जब वेलोसिटी धीरे-धीरे डिक्रीज़ होती है, तो उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होता है, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी कि नेगेटिव होने का मतलब कि बॉडी जो है वो रिटार्डेशन, मतलब वो रिटार्ड कर रही है, यानी कि धीरे-धीरे रिटार्डेशन, उसमें जो एक्सेलरेशन है वो रिटार्डेशन होगा। तो रिटार्डेशन मोशन का मतलब कि धीरे-धीरे जो है उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज़ कर रही है और स्पीड को हम एसटी ग्राफ से कैसे दिखाते हैं, इसके स्लोप से। तो अगर आप हर एक पॉइंट पे यहाँ पे जो स्लोप निकालोगे तो आप देखोगे कि धीरे-धीरे जो इसका स्लोप जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे जो एक पॉइंट होगा, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो उसकी वैल्यू होगी वेलोसिटी की, वही क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी वेलोसिटी की, ठीक है? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वही उस इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। अब एस टी ग्राफ का हमने अभी देखा था, एस टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। उसी तरीके से जो स्लोप होता है वी टी ग्राफ में, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देता है, ठीक है? तो वी टी ग्राफ में जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। और वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा, यानी कि उस कर्व का जो एरिया होगा, वीटी ग्राफ के जो अंडर का जो एरिया होगा वो हमें क्या देता है, वो हमें उस गिवन टाइम इंटरवल के बीच का डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है? अब ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है, v बाई टी, यानी कि वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है।
तो v बाई t का मतलब होता है कि हम उसका स्लोप देख रहे हैं, तो स्लोप किसके इक्वल होगा? एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। और जो v इंटू टी अगर हम करें, यानी कि वेलोसिटी इंटू टाइम जो होता है वो हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। तो जो v इंटू टी करके जो क्वांटिटी निकल के आती है वो निकल के आती है उसका एरिया। तो एरिया जो होगा वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगा वो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा, और जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा, वीटी ग्राफ में जो एरिया अंडर द वीटी ग्राफ होगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। और किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वीटी ग्राफ जो है, वीटी ग्राफ में शार्प टर्न्स या फिर सडन कॉर्नर्स ऐसे नहीं दिखाई देते। अब यहाँ पे हम डिफरेंट केसेस देख लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ठीक है, तो जब यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो जो यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? जो वेलोसिटी जो रहती है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो वीटी ग्राफ में, तो वीटी ग्राफ में जो होगा वो क्या होगी? एक सीधी लाइन आपको दिखाई देगी जो एक्स एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल होगी, जो ये दिखाएगी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो उस केस में जो स्लोप होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो यानी कि थीटा क्या होगा? उस केस में क्या होगा? जीरो, यानी कि स्लोप जो होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, वहां पे वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी, और जो स्लोप होता है वीटी ग्राफ का वो जीरो है, थीटा जीरो है, स्लोप जीरो है। और वीटी ग्राफ में जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। दैट मीन्स कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब अगर हम बात करें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विद u इज इक्वल टू जीरो एंड s इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, हम इनिशियल केस की बात कर रहे हैं कि जब s इज इक्वल टू जीरो है, तो उस केस में क्या है? u इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है? वहां पे जीरो है। उस केस में जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगी वो क्या होगी? v इज इक्वल टू at। ठीक है, तो यहाँ पे जो वीटी कर्व में जो आपको लाइन दिखाई देगी वो कैसी दिखाई देगी? एक 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 लाइन दिखाई देगी, एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी जो कि कहाँ से? ओरिजिन से पास हो रही होगी। ठीक है, तो इसका उसकी जो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? v इज इक्वल्स टू at। और इसमें जो स्लोप निकल के आएगा v और t में वो क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो यहाँ पे निकल के आएगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये इस केस में जो है वो जो इक्वेशन जो लाइन निकल के आएगी वो क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी जो किससे पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही होगी, और उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। अब हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, जहां पे v इज नॉट इक्वल्स टू जीरो बट s इज इक्वल टू जीरो एट t इज इक्वल्स टू जीरो की। अगर हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसा मोशन है कि t इज इक्वल्स टू जीरो, s इज इक्वल्स टू जीरो बट u इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इस केस में जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी वो होगी u इज इक्वल v इज इक्वल्स टू u प्लस at। यानी कि इस केस में क्या होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है, लेकिन उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, वो जीरो नहीं है, तो उस केस में इस ग्राफ में भी एक सीधी लाइन होगी, लेकिन ये जो है ये ओरिजिन से जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये किस तरीके की होगी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए टी से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी? u से, क्योंकि इनिशियल ये t इज इक्वल टू जीरो पे जो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो u होगी। तो इनिशियली कहाँ से स्टार्ट होगी? जो इसमें जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा? u पे होगी, यानी कि, और इसका जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा? a, यानी कि एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, आप इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। c क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस पे, जो कि यहाँ पे है u। a क्या होता है? स्लोप है, जो कि इसमें स्लोप होगा एक्सेलरेशन।
तो यहाँ पे स्लोप क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो पार्टिकल की क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वीटी कर्व की, कहाँ पे? जब एक नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो रही है? धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है, लेकिन किस रेट से? नॉन यूनिफॉर्मली वो बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, और वो टाइम के साथ साथ जो है एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पे वीटी ग्राफ में देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके से आपको दिखेगा, एक कर्व लाइन जो है वो इस तरीके से आपको दिखाई देगी। तो इसका जो स्लोप है वो हमें क्या देगा? वीटी कर्व का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है? वो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। तो अगर आप हर एक पॉइंट पे यहाँ पे स्लोप बनाते जाओगे तो आपको दिखेगा कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे इसका स्लोप जो है वो क्या हो रहा होगा? टाइम के साथ साथ बढ़ रहा होगा। ठीक है, इसका स्लोप जो है वो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। दैट मीन्स कि ये जो मोशन जो है, उस मोशन में स्लोप अगर बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा होगा। तो ये जो है ये है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का केस। अब हम इस सेकंड केस की बात कर रहे हैं, ये है नॉन यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेटिंग मोशन। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो रिटार्डेड मोशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे जैसे आप यहाँ पे क्या करोगे, टाइम के साथ साथ अगर आप यहाँ पे स्लोप बनाओगे, हर एक पॉइंट पे स्लोप बनाते जाओगे, तो वो स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा। ये स्लोप जो है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स, और वी और टी में जो स्लोप है वो क्या देता है? हमें एक्सेलरेशन देता है। तो जब स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो जब ऑसिलेशन डिक्रीज करता है तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? या तो डीएक्सेलरेटिंग मोशन बोल सकते हैं या फिर रिटार्डेड मोशन बोल सकते हैं। तो बच्चों अब हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा इंडेक्स है जिसमें हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि एक एरोप्लेन है जो कि पहले 400 मीटर नॉर्थ की तरफ को उड़ता है, और फिर वो 300 मीटर साउथ की तरफ को उड़ता है, और फिर उसके बाद वो 1200 मीटर अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ को उड़ता है। तो अब हमें यहाँ पे पूछा है कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए 1200 मीटर, ऑप्शन बी 1300 मीटर, ऑप्शन सी 1400 मीटर, ऑप्शन डी इज 1500 मीटर। तो हमें अब देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन, हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये फिगर दिखाया गया है। तो इस फिगर में आपको क्या दिखाया गया है कि पहले जो एरोप्लेन है वो 400 मीटर कहाँ को? नॉर्थ की तरफ को ट्रेवल कर रहा है। ओके, देन 300 मीटर वो कहाँ को ट्रेवल कर रहा है? साउथ की तरफ को ट्रेवल कर रहा है। ओके, तो 400 मीटर वो पहले नॉर्थ की तरफ को ट्रेवल कर रहा है, एंड देन 300 मीटर वो कहाँ को? साउथ की तरफ को आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे यानी कि पहले वो बी से यहाँ गया, अब वो यहाँ से यहाँ आया, तो अब वो किस पोजीशन में है? इस ए पॉइंट पे है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है? देन वो 1200 मीटर अपवर्ड की तरफ को फ्लाई कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि पहले वो इनिशियली कहाँ था? बी पोजीशन में था, तो वो बी पोजीशन में पहले से कहाँ को गया? वो नॉर्थ की डायरेक्शन में गया। ओके, एंड देन वो फिर साउथ की डायरेक्शन में आया। ओके, यानी कि वो ए पॉइंट में है,
और ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, अब 100 मीटर होगा। ओके, पहले वो नॉर्थ को गया, फिर वो साउथ को आया, अब ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 100 मीटर होगा। तो ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। अब वो कहाँ को जा रहा है, वो अपवर्ड को जा रहा है। कितना, 1200 मीटर। तो ये बी जो थी वो थी इनिशियल पोजीशन, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो गया अब यहाँ पे, फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि आई और एफ को आप स्ट्रेट लाइन से अगर कनेक्ट कर दो तो वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग नॉर्थ होगी, ठीक है, नॉर्थ के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि बी से वो पहले नॉर्थ की तरफ को गया, फिर उसके बाद ए पॉइंट में आया। तो यहाँ पे 400 पहले नॉर्थ को गया, फिर 300 कहाँ को, साउथ की तरफ को आया। तो जो नॉर्थ के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी, 100 मीटर होगी, यानी कि ए और बी का जो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 मीटर है। फिर इसमें बोला है कि जो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, 1200 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक किस तरीके का एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये हाइपोटेनियस है, जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, हाइपोटेनियस है। और हाइपोटेनियस हम कैसे निकालते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या निकल के आएगा, अंडर रूट ऑफ 100 के स्क्वायर प्लस 1200 के स्क्वायर। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1204.15 मीटर। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको बोल सकते हैं 1200 मीटर। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको पूछा है कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा। तो इसमें ऑप्शन ए है कि एक बॉडी है जिसका वेलोसिटी जो है वो 0 है, बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 0 है, और उसका एक्सेलरेशन जो है वो हमसे बोला है कि जरूरी नहीं है कि जो उसका एक्सेलरेशन है वो भी 0 हो। तो ये ऑप्शन ए है। और ऑप्शन बी में क्या बोला है कि एक बॉडी है जिसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो भी क्या होगा, 0 होगा। और ऑप्शन सी में हमसे बोला है कि एक बॉडी है जिसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, तो बोला है कि उसका एक्सेलरेशन भी जो होगा वो यूनिफॉर्म ही होगा। अब ऑप्शन डी हमसे बोल रहा है कि एक बॉडी है जिसका वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, वो 0 होगा। तो हमें बताना है कि इनमें से, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन अब हम देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली जो स्टेटमेंट थी वो थी कि एक बॉडी है, उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, बट जरूरी नहीं है कि उसका एक्सेलरेशन भी जो हो वो 0 हो। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का, कि सपोज करो आपके पास एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसका एक्सेलरेशन भी क्या हो, 0 है। तो जैसे कि आपको मैंने ये बताया था कि सोचो कि अगर ऐसी सिचुएशन में जहां आपके पास एक बॉल हो जो कि वर्टिकली ऊपर की, हम उसको क्या कर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड उसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि उसको हम ऊपर की तरफ को क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे जब हम किसी भी बॉल को ऊपर की तरफ को फेंकते हैं तो उस बॉल की जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों?
क्योंकि उसमें ग्रेविटी लग रही होती है, यानी कि ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी के अर्थ मतलब जो अर्थ है वो उसको नीचे की तरफ को पुल कर रहा होता है, ठीक है? तो धीरे-धीरे क्या होती है, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही होती है, डिक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है? तो उस बॉडी में जब वो हम उसको ऊपर की तरफ को फेंकते हैं तो उसमें क्या होता है, नीचे की तरफ को एक्सेलरेशन क्या कर रहा होता है, एक्ट कर रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वो एक्सेलरेशन क्या करता है, उस वेलोसिटी को धीरे-धीरे क्या कर रहा होता है, कम कर रहा होता है। अब जब वो बॉल जो है वो अपने अपर मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है, यानी कि एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो जीरो हो जाती है। यानी कि अब जो है वो बॉल जो है वो और ऊपर को नहीं जा पाती है, वो वहां पे रुकती है कुछ इंस्टेंट के लिए, कुछ टाइम के लिए वहां पे वो बॉल रुकती है, जैसे वो ऊपर को जा रही होती है वो वहां पे रुकती है। अब वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। लेकिन अभी भी उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होता है। तो हम यहाँ पे बोल तो फिर उसके बाद क्या होती है कि वो जो एक्सेलरेशन है वो उस बॉल को क्या करते हैं, वो नीचे की तरफ को उसको खींचता है। अब जो बॉल जो है वो नीचे की तरफ को आती है। बट अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हाईएस्ट पॉइंट पे है, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाती है, बट वहां पे एक्सेलरेशन अभी भी एक्ट कर रहा होता है। तो उस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि वहां पे वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी नॉन जीरो रहता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। दैट मीन्स कि बॉडी पे वेलोसिटी जो है वो जीरो है बट एक्सेलरेशन जो है वो नॉन जीरो है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि जो एक व्हीकल है वो डिस्टेंस एल कवर करता है किस स्पीड से, v1 स्पीड से, और उसका हाफ डिस्टेंस जो है वो किससे कवर कर रहा है, v2 स्पीड से। तो हम कि सपोज एक व्हीकल है उसको एल डिस्टेंस कवर करनी है, तो उस एल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस जो है वो v1 स्पीड से कवर करता है और उसका अदर हाफ डिस्टेंस जो है वो v2 स्पीड से कवर करता है। तो हमें उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको इस फिगर में दिखाया गया है कि जो व्हीकल है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ को मूव कर रहा है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, एल है। तो जिसमें से हाफ डिस्टेंस यानी कि l/2 जो है वो v1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है और उसकी जो हाफ डिस्टेंस है यानी कि l/2 जो है वो v2 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। तो सपोज हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो फर्स्ट हाफ जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है v1 वेलोसिटी से, वो कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है, वो t1 टाइम में ट्रेवल कर रहा है। और जो सेकेंड हाफ जो वो v2 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है वो t2 टाइम में ट्रेवल कर रहा है। तो फर्स्ट हाफ में जो टोटल टाइम उसने लिया है t1 टाइम, तो क्या हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से अगर फर्स्ट हाफ के लिए जो टाइम हम निकालें तो t1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है, l/2 और वेलोसिटी कितनी है, v1 है। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, t1 इक्वल टू l डिवाइडेड बाई 2v1। अब उसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, T2 यानी कि सेकेंड हाफ में जो टाइम लिया है उसने कितना लिया है, T2 लिया है। तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस इज l/2 और वेलोसिटी कितनी है, v2 है। तो यहाँ से T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, l/2v2। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक कितना टोटल टाइम हो जाएगा, T1 प्लस T2 हो जाएगा। तो टोटल टाइम T1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, फिर T2 की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो T1 इक्वल टू क्या है, L डिवाइडेड बाई 2v1 प्लस T2 कितना है, L डिवाइडेड बाई 2v2। तो टोटल टाइम कितना निकल के आएगा, L
बाई 2 हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा L बाई 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/V1 प्लस 1/V2। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है, हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है L और टोटल टाइम अभी हमने कैलकुलेट किया कितना निकल के आया था L बाई 2 1/V1 प्लस 1/V2। तो यहाँ से L और L क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा V1 इंटू V2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा V2 प्लस V1 हो जाएगा। तो फिर V1 और V2 जो हमने एलसीएम लिया ये ऊपर चला जाएगा, 2 भी ऊपर चला जाएगा। तो एवरेज स्पीड जो निकल के आएगी वो होगी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2V1V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है ए से बी, बी से सी और फिर सी से डी। किस तरीके से, एक स्क्वायर है जिसकी साइड है, साइड की इसकी जो साइड हमें दी हुई है 25 मीटर हमें दी है। तो पार्टिकल जो है वो पहले ए से बी, बी से सी और सी से डी मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए इज 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी इज 7.5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड ऑप्शन डी इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब जब हम ए से बी, बी से सी, सी से डी हम मूव कर रहे हैं तो उस पूरे स्क्वायर में ए से डी, ए इज इनिशियल पोजीशन एंड डी क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो ए और डी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, जब हम ए से डी में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और ए और डी जो है वो क्या है, ए डी जो है वो क्या है, इस स्क्वायर की साइड है। ठीक है, और वो हमें कितनी दी है, 25 मीटर हमें दी है। यानी कि ए और डी के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 25 मीटर होगा। और टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन क्या होगा कि टोटल टाइम इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उसकी जो स्पीड है। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, पहले ए से बी जाने में उसने 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी से सी जाने में फिर से 25, सी से डी जाने में फिर से 25। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड हमें कितनी गिवन है, 15 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे 25 और टोटल टाइम हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। टोटल डिस्टेंस निकल के आई थी 75 और टोटल टाइम टोटल स्पीड कितनी है, 15 है। तो इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा कितना, 25 इंटू 15 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई 75 और ये निकल के आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक बॉडी है जो एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड कर रही है। तो वो प्लेन की टोटल लेंथ का 1/4 पार्ट 2 सेकंड में स्लाइड करती है। अब हमें ये पता करना है कि वो पूरा प्लेन कितने टाइम में स्लाइड करेगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। इसका सॉल्यूशन अब हम देख लेते हैं। तो जब बॉडी एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर नीचे स्लाइड कर रही है
तो क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है तो यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स कुछ भी यहाँ पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है दैट मीन्स कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, तो यहाँ यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है और वो स्मूथ प्लेन में नीचे की तरफ को इंक्लाइन मतलब स्लाइड कर रही है बॉडी। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे इनिशियल जो वेलोसिटी है वो u क्या है, वो 0 है। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि स्लाइड ऊपर से नीचे की तरफ को स्लाइड कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे की तरफ को छोड़ते हैं तो ऊपर यानी कि इनिशियल उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी क्या रहती है, 0 रहती है। अब हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि उस बॉडी ने वो कहाँ पे पहुंची है, 1/4 ऑफ द प्लेन, यानी कि प्लेन की लेंथ के 1/4 जब वो पहुंची है कितने टाइम में, 2 सेकंड में। तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s कितना है यहाँ पे, तो सपोज मान लो कि जो पूरी वो लेंथ है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन की जो लेंथ है सपोज वो l है, तो उसने जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, l/4 डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा कितने टाइम पे, 2 टाइम मतलब 2 सेकंड में ट्रेवल किया है। तो s इज इक्वल टू यू टी, तो s कितना है, l/4 होगा और यू टी, u क्या है, 0 है, तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। s है यहाँ पे l/4 और हाफ a और कितने टाइम में, 2 सेकंड में, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, l इज इक्वल टू हाफ, l इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ a टी स्क्वायर होगा। यानी कि l इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर का क्या मतलब है कि सपोज पूरे इंक्लाइन प्लेन को ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा है, t टाइम लगा है। ओके, तो हमें यही टाइम निकालना है। तो पूरे इंक्लाइन प्लेन को उसको स्लाइड डाउन करने के लिए कितना टाइम लगा है, टी टाइम लगा है। तो पूरे उसकी लेंथ कितनी है, एल है, और ये एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इन दोनों ही इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 1/1/4 इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 4, इसको सॉल्व करेंगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 16 और इसको टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16 एंड रूट 16 होता है 4, यानी कि यहाँ से आ गया टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। यानी कि उस बॉडी को पूरे प्लेन में स्लाइड करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 4 सेकेंड लगेगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या 3 पार्टिकल्स दिए हैं P, Q एंड R और ये बोला है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड है D, साइड लेंथ है D, इन ये Q, P और PQR जो है ये तीनों पार्टिकल्स यहाँ पे इसके कॉर्नर्स में सिचुएटेड हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो। अब इसने बोला है कि एट t इज इक्वल टू 0 पे वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से, जो P जो है वो Q की तरफ को मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से, U वेलोसिटी से, और Q जो है वो R की तरफ को मूव कर रहा है और R जो है वो P की तरफ को मूव कर रहा है। अब हमसे पूछा है कि कितने टाइम बाद जो है ये तीनों ही पार्टिकल एक दूसरे को मिलेंगे, यानी कि एक दूसरे से ये तीनों पार्टिकल मिलेंगे। तो इसके ऑप्शंस हमें दिए हैं यहाँ पे A, B, C एंड D। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। तो चलिए फिर इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो पार्टिकल्स हैं पी क्यू आर, जब ये मूव करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि पी जो है वो क्यू की तरफ, क्यू जो है वो आर की तरफ और आर जो है वो पी की तरफ,
मूव कर रहे हैं। तो सोचो कि जब ये पार्टिकल P पे था, ठीक है? जो पार्टिकल P पे था और दूसरा पार्टिकल Q पे था, तो ये PQ डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया होगा और दूसरे पार्टिकल ने QR डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया होगा और तीसरे पार्टिकल ने RP डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया होगा। मतलब फाइनली ये इस तरीके से डायरेक्शन होगी कि ये यहाँ सेंट्रॉइड के पास मिलेंगे। तब इनकी जो वेलोसिटी होगी वो इस तरीके से हो जाएगी, यानी कि जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो ये तीनों के तीनों, जब ये तीनों के तीनों मूव कर रहे होंगे, इस तरीके से मूव करेंगे कि ये यहाँ पे इस सेंट्रॉइड में आके मिलेंगे। तो मान लेते हैं जो P पार्टिकल है वो PO डिस्टेंस जो है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। जो एंगल है, ओके, ये टोटल एंगल जो होता है ये 60 डिग्री होता है और इसका जस्ट हाफ ये है 30 डिग्री होगा। तो जब ये जो कंपोनेंट होगा PO वाला, जो ये होगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा U cos 30। ठीक है, यानी कि जो P जो है वो इस डायरेक्शन में किस किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, U वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो PO जो कंपोनेंट हो जाएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, U cos 30 डिग्री हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो PO, ये वाला ट्रायंगल को अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अगर हम देखेंगे जो PO अपॉन PB जो है, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस जो है वो किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के इक्वल होता है। तो PO डिवाइडेड बाय PB किसके इक्वल हो जाएगा, सेक 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से PO किसके इक्वल हो जाएगा, PB सेक 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो PB है, P और R के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, D हमें दी है क्वेश्चंस में। ठीक है, क्वेश्चन में जो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, D हमें लेंथ गिवन है D। अब तो PB कितना हो जाएगा, PB जो है वो इसका D/2, यानी कि इस लेंथ का D/2 हो जाएगा। तो PB इक्वल्स टू D/2 हम यहाँ पे रखेंगे और सेक 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3। तो ये इसको सॉल्व करने पे निकल के आएगा PO इक्वल्स टू D/√3। तो जो टाइम ऑफ मीटिंग है, यानी कि जिस टाइम पे ये यहाँ पे मीट कर रहे होंगे, टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस क्या है, D/√3। ये PO जो डिस्टेंस है वो कितना है, D/√3। ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो कितनी है, U cos 30। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस की वैल्यू रखी जो हमने निकाली थी, PO कितनी, D/√3, और जो वेलोसिटी जो है वो कितनी है, U cos 30। तो यहाँ से T इज इक्वल टू हो जाएगा D/√3 डिवाइडेड बाई U, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसको सॉल्व करने पे जो निकलेगा वो निकलेगा T इज इक्वल टू 2D डिवाइडेड बाई 3U सेकेंड। तो कितने टाइम बाद ये मिल रहे होंगे, वो 2D डिवाइडेड बाई 3U सेकेंड बाद ये तीनों के तीनों मिल रहे होंगे। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को आते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक बॉल है जिसको हम वर्टिकली अपवर्ड एयर में थ्रो कर रहे हैं। तो जब हम एयर रेजिस्टेंस को जो है अकाउंट में लेते हैं, तो जो टाइम ऑफ एसेंट है, ठीक है, वो है T1। यानी कि जब हम उसको अपवर्ड की तरफ को ऊपर की तरफ को फेंक रहे हैं और वहां पे हम एयर रेजिस्टेंस को अकाउंट में ले रहे हैं, उस समय जो टाइम है वो है T1। और जब वो बॉल नीचे की तरफ को आ रही है उसके बाद, तो जो टाइम ऑफ डिसेंट है वो है T2। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब भी हम बॉल को ऊपर की तरफ को फेंक रहे होंगे, तो उस समय क्या हो रहा होगा कि वेलोसिटी जो है, ठीक है, जब हम ऊपर को फेंक रहे हैं तो उसमें क्या है,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि उसमें ग्रेविटी फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा होगा, ठीक है? और क्या है उसमें, क्या है, एयर रेजिस्टेंस भी क्या कर रहा है उसमें, एक्ट कर रहा है। तो जब हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी, जब हम क्या कर रहे हैं, तो जब हम ऊपर की तरफ को फेंक रहे हैं बॉल को, तो उस समय क्या हो रही है, वेलोसिटी जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है। क्यों? ड्यू टू वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि उस समय ग्रेविटी फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा, और वहां पे जो है एयर रेजिस्टेंस भी उसमें एक्ट कर रहा होगा, बट वहां पे जो एयर रेजिस्टेंस होगा वो स्मॉल होगा, बट वहां पे ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, जिस वजह से उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। बट जब वो बॉडी जो है वो जब नीचे की तरफ को आ रही होगी, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। जब नीचे को आती है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि उसमें जो ग्रेविटी जो लग रही है वो उसको नीचे की तरफ को खींच रहा है। तो नीचे की तरफ को खींच रही है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। तो वेलोसिटी जब इंक्रीज हो रही होगी, बट वहां पे क्या लग रहा है, वहां पे एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, ठीक है? पहले वाले केस में जो रेजिस्टिव फोर्स है वो उसको सपोर्ट करता है, लेकिन दूसरे केस में जो है एयर रेजिस्टेंस जो है वो उसको अपोज कर रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी को जो धीरे-धीरे इंक्रीज हो रही है, एयर रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा होगा, धीरे-धीरे इंक्रीज हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो जब पहले केस में क्या था कि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो वहां पे एयर रेजिस्टेंस जो है जो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, वो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ओके, बट दूसरे केस में क्या है, जब बॉडी नीचे को फॉल हो रही है, उस केस में क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और धीरे धीरे एयर रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो क्या होगा कि उस केस में क्या है कि जो टाइम जो वो लेगा, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा होगा, तो एयर रेजिस्टेंस क्या करता है, उसकी वेलोसिटी को अब क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि अब उसकी वेलोसिटी जो है वो धीरे 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 करके वो क्या होगी, धीरे 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 मतलब वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, बट जो इंक्रीज होगा वो बहुत धीरे 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 करके होगा। तो और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या होगा कि एयर रेजिस्टिव फोर्स जो है वो, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब जो बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉलो करेगी, और जो वेलोसिटी जो है वो बहुत ही कम होगी। और वेलोसिटी कम होगी तो उस केस में क्या होगा कि जो टाइम जो लेगी वो नीचे आने में वो अब ज़्यादा लेगी। तो जब बॉडी ऊपर जाती है, उस टाइम पे जो टाइम है वो कम होता है, वो कम टाइम लेता है ऊपर पहुँचने में, लेकिन जो टाइम ऑफ डिसेंट है वो ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसकी थ्योरी पार्ट और इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।